नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडर आज से शुरू होने वाले 3 दिवसीय सम्मेलन में क्षेत्र में उभरती समुद्री सुरक्षा संरचना और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सीमा गतिरोध पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन का मुख्य जोर भारतीय नौसेना की तैयारियों के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हितों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करना होगा। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन उत्तरी सीमाओं पर हाल की घटनाओं और कोविड-19 के कारण पैदा हुई चुनौतियों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। नौसेना के कमांडर सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के साथ ही दक्षता में सुधार करने के लिए नौसेना में कार्यात्मक पुनर्गठन पर भी विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन में हिंद प्रशांत में बड़ी सुरक्षा जरूरतों पर भी चर्चा होगी। कमांडर इन चीफ के साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नौसेना में संचालन, साजो सामान, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे जो वर्ष के दौरान हुई हैं और भविष्य के कदमों पर भी विचार विमर्श होगा। इस सम्मेलन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाए जाने और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष पद सृजित किए जाने के बाद नौसेना कमांडरों का होने वाला पहला सम्मेलन है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 27.5 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या भी 20 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 बीमारी से एक दिन में अब तक सबसे अधिक 57,937 लोगों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का दैनिक औसत भी लगातार बढ़ रहा है और देश में रिकवरी रेट 73% से ज्यादा हो गया है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी 13 लाख से ज्यादा हो चुका है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड के सक्रिय मामले घटकर 6,73,166 रह गए हैं, जो कुल पॉजिटिव मामलों का 24.91% है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और अभी 1.92% रह गई है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के मजबूत संकल्प से देश में प्रतिदिन कोरोना परीक्षणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। हर रोज 10 लाख परीक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से परीक्षण सुविधाओं में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 17 अगस्त को एक दिन में देश भर में रिकॉर्ड करीब 9 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए, जो अब तक एक दिन में किए गए परीक्षण में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच का स्तर बरकरार रहने के बावजूद कोविड-19 की संक्रमण दर 10.03% से घटकर 7.72% रह गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ग्राफ दिखाते हुए कहा कि 8 से 14 जुलाई के बीच संक्रमण की दर 10.03 थी, जो 12 अगस्त से 18 अगस्त के बीच घटकर 7.72% रह गई है। देश भर में अब तक लगभग 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस उपलब्धि का कारण देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार है। देश में सरकारी क्षेत्र की 971 और निजी क्षेत्र की 505 प्रयोगशालाओं समेत कुल 1,476 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच का काम कर रही हैं। कोरोना महामारी संकट के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बांग्लादेश के महत्वपूर्ण दौरे पर हैं। वो कल 2 दिन के दौरे पर ढाका पहुंचे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास भी मौजूद रही। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगलवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात के दौरान कोविड-19 महामारी के इस मुश्किल दौर पर चर्चा हुई। साथ ही कोविड-19 के बाद कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर भी विस्तार से बातचीत हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने आपसी साझेदारी, कनेक्टिविटी बढ़ाने, कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार, कोविड-19 महामारी पर सहयोग, चिकित्सीय और वैक्सीन में सहयोग के अलावा बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती को लेकर भी चर्चा हुई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने महामारी के बीच भारत द्वारा इंजनों की आपूर्ति पर आभार जताया। मुलाकात के दौरान सुरक्षा और रोहिंग्या मुद्दे पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने के रास्तों पर भी चर्चा हुई। अफगानिस्तान आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और वहां के लोगों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि बेहतर भविष्य के प्रति अपनी नियति को आकार देने की अफगानिस्तान की आकांक्षा और आतंकवाद मुक्त न्यायसंगत समाज स्थापित करने की कोशिशों का समर्थन करता है। अफगानिस्तान 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
उत्तर प्रदेश के संभल में पिता पुत्री के अपहरण से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कराई, लेकिन अभी तक बदमाशों का कुछ पता नहीं चला। आपको बता दें कि थाना कुड़ फतेहगढ़ के गांव खनूपुरा निवासी राज बहादुर घर के बाहर सो रहा था, तभी 2 बाइकों पर 4 बदमाश आए और विवाद करने लगे। कहासुनी होने पर उनकी बेटी नीलम भी जाग गई, वह भी घर के बाहर आ गई। शोर होने पर अन्य परिजन भी उठ गए। परिजनों को आता देखकर बदमाशों ने पिता पुत्री को बाइक पर बैठा लिया और भाग निकले। रात में ग्रामीणों ने काफ़ी तलाशने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों का कुछ पता नहीं चल सका। आरोप है कि सूचना के 1.5 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि पिता पुत्री की तलाश की जा रही है। अभी अपहरण का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। परिजन किसी भी रंजिश से इनकार कर रही हैं। हम जाए गए, सोए गए, और जब भी वहाँ से यहाँ आए गए तो नीलम बेटी ने मेरी ने आवाज सुन ली बाबू की। वो भाजी मुँह को आवाज देते आई बता इंजीनियर वैसा कूद गए नीचे को। बाप पे जाके फिर वही मेरे पापा को छोड़ दो। कितने लोग थे, जानकारी है कुछ? वो तो 8 दिखे, मुँह ना दिखे। अच्छा, वो लोग किस चीज से थे बदमाश? किस सवारी से थे बदमाश? वही बाइक ही अगेला ठाणी, चार दिखे, मुँह ना दिखो कचिया। अच्छा, किसी के साथ कोई मारपीट या कुछ लूट के ले गए? कुछ ना हुआ, बस उन्हें पकड़ के ही ले गए। हाँ, पकड़ के ले गए। तो क्या अभी तक क्या रिजल्ट मिला आपको पुलिस की तरफ से? कैसे कुछ ना मिलू हमको। रात की घटना हमें तो ये पता पड़ी है, यहाँ से बदमाश उन्हें उठा ले गए। कितने लोग ले गए? 4 बाइकों पे 8 लोग होते। अच्छा, कितने लोग यहाँ से अपहरण करके ले गए हैं? 2 लोगों को। कौन कौन है? बाप बेटी। अच्छा, कितनी ये बेटी की होगी? बेटी की 16-17 साल है, 16 साल की। अभी तक क्या रिजल्ट मिल पाया? पुलिस ऐसे मौके पे है क्या? आपकी तरफ कोई रिजल्ट नहीं मिला है। पुलिस ऐसी पूछताछ में लगी है। पूछताछ में लगी है। क्या इनकी कोई रंजिश थी आपके सामने? कोई ऐसे आप गाँव में आगवाएं उड़ती है, कोई किसी से लड़ाई होती है, ऐसा कुछ तो नहीं। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, उसे जहां मौका मिलता है निखर आती है। क्योंकि ऐसा ही एक मामला शिकोहाबाद में देखने को मिला। दरअसल शिकोहाबाद की मानसी यादव अभी वर्तमान में हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम प्रयागराज में बतौर गाइड शिरकत कर रही हैं। शिकोहाबाद में जन्मी मानसी यादव ने कोरोना महामारी में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कोरोना मरीजों के खान पान को लेकर एक रिसर्च किया। उन्होंने कहा कि कोरोना पीड़ित मरीज को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मानसी यादव अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अध्ययनरत हैं। पिता देवेंद्र यादव शिकोहाबाद तहसील में लीगल एडवाइज़र हैं और बाबा जितेंद्र यादव पुलिस उपाधीक्षक पद से 2001 में रिटायर हो चुके हैं। मानसी 2 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ी है। उसे WHO द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है और तो और उसे प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली द्वारा उसके जन्मदिन पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मानसी ने बताया कि वह साइंटिस्ट बनना चाहती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। मेरा नाम मानसी यादव है और मैं मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन अभी कोर्स जो है मास्टर्स कर रही हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। और मैं जो अभी काम कर रही हूँ वो फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, एज अ डाइटिशियन मैं वर्क करती हूँ। और जो अभी मुझे फाइनली एक अचीवमेंट जो मुझे मिला है वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिला है, जिसमें मैंने एक ट्रेनिंग की थी लंग्स इन्फेक्शन के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे ये एक WHO ने मुझे सर्टिफाइड किया है इस उपलक्ष्य में। देखिए, कोविड-19 मैं ये बात करूँ तो ये क्राउन वायरस के नेम से जाना जाता है। ये सबसे पहले चाइना में डेवलप हुआ था। और जो रही बात आपकी फैलता कैसे है, तो सबसे पहले मैं आप जितने भी शिकोहाबाद में नहीं पूरे विश्व में ही फैल रहा है, तो मैं लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, कोरोना वायरस ही नहीं, चाहे कोई भी नया वायरस आ जाए, चाहे कोई पुराना वायरस आ जाए, वो सब जो होते हैं वो कम्युनिकेबल होते हैं।
अगर एक इंसान को है तो दूसरे इंसान में भी लक्षण और दूसरे इंसान को भी उस वायरस से बीमारी होने के सारे चांसेस हैं। लेकिन अभी क्या बात है, हमारे पास ये वायरस नया है और दूसरी बात ये कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। तो जब तक इलाज नहीं है तब तक हमको जितने भी सिम्टम्स हैं, हाइजीन मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है, क्यों बोलते हैं, क्यों सरकार, क्यों WHO, क्यों जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमें क्यों गाइडलाइंस दे रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। देखिए, वायरस क्या होता है ना, वायरस का काम होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस को बढ़ावा देना। तो अगर घर में एक इंसान को है तो आप देखिएगा, ये निश्चित तौर पे है, जब वायरल फीवर का भी सीजन आता है तो आप देखेंगे कि एक घर में एक इंसान को हुआ और एक हफ्ते के अंदर सारे घर के लोग बीमार हो जाते हैं उससे। लेकिन होता क्या है, हमारे पास कुछ वायरसेस का इलाज है, लेकिन ये नया वायरस है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी अभी दुनिया भर में दवाइयाँ और वैक्सीन्स बन रही हैं और मैं उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द बने और हम सब एक सुरक्षित मोड़ पे हम लोग जाके खड़े हों। लेकिन तब तक हमें ध्यान रखना होगा हमारे हाइजीन मेंटेनेंस का, हमारे सोशल डिस्टेंसिंग का, और हाँ, हमें वायरस बीमार नहीं कर रहा है और हमें वायरस मार नहीं रहा है, हमें मार रही है तो हमारी कमज़ोर और वीक इम्यूनिटी, जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है। तो जितने भी आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं, जो हमारे घरों में चीज़ें मिल जाती हैं, उनको यूज़ करते हुए हमें अपनी इम्यूनिटी को रोज़मर्रे में वो चीज़ें यूज़ करनी है और हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। आप देख रहे होंगे आंकड़े, जैसे दिल्ली में सबसे ज़्यादा, वो एक ऐसी टेरिटरी है पूरे इंडिया में जहां सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट पाया गया है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि लोग वहां ध्यान दे रहे हैं, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का सारे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं और इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग बनाने में वो लोग ध्यान दे रहे हैं। तो हमें अभी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान देना और सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आज मानसी को जो सम्मान मिला है उसे देखकर परिवार के लोग गदगद हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों को घर से बाहर नहीं भेजते। उनके साथ शिक्षा में दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। ऐसे में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते, ये सही बात है, आपने कुछ गलत बात नहीं कही है। लेकिन अगर हम कुछ समय पहले से बात करें तो जो ऑर्थोडॉक्सी की थिंकिंग है एक सोसाइटी में से, वो कहीं ना कहीं कम हुई है और लोगों ने लड़कियों की एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया है। और वो बस ऐसा नहीं है कि बाहर हर कोई नहीं भेजता या बहुत कम लोग बाहर भेजते हैं, अब ज़्यादातर लोग बाहर भेजते भी हैं और एजुकेशन को प्रमोट भी करते हैं। लेकिन अभी भी बाहर भेजना से ले तक और उनकी एजुकेशन तक उस एक लड़की को क्या स्ट्रगल करना पड़ रहा है और क्या उस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की थिंकिंग से गुजरना पड़ रहा है, उस ऑर्थोडॉक्सी से गुजरना पड़ रहा है, ये सब डिपेंड करता है। तो मैं सोसाइटी को एक ये मैसेज देना चाहूँगी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़कियाँ हों, क्योंकि आज के ऐसी सेंचुरी है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और 21st सेंचुरी में ना तो लड़के कम है ना लड़कियां ही कम है, दोनों बराबरी का में हिस्सेदारी है। तो चाहे कोई भी हो, अगर वो लड़की है तो क्या हुआ, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। हमारे देश में ही बहुत से ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से और सोसाइटी से, अगर घर में लड़की है और अगर वो कुछ अच्छा कर सकती है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। अपने चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अपने बच्चों को ज़रूर प्रमोट कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए वक्त आने पर, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे मोटिवेशन बढ़ता है और उससे मोटिवेशन बढ़ता है तो फिर और अच्छा करने की आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो और अच्छा करने की एक हिम्मत और एक करेज अंदर आता है। तो बहुत ज़रूरी है एजुकेशन को सपोर्ट करना। और रही बात महंगाई पे, अब आता है तो सबसे लोग कहते हैं महंगाई है और कुछ काम नहीं है। तो जब एक घर में दो लोग होंगे, एक हस्बैंड एंड एक वाइफ, जनरली सी बात है, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो आगे चल के जब उन दोनों के पास वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, तो वो जब दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे तो वो अपने घर को ढंग से मैनेज कर पाएंगे और अपना स्टैंड ले पाएंगे। और यू नेवर नो कि कब ज़िंदगी में कौन सा पड़ाव देखने को मिल जाए। अगर वो लड़की सक्षम होगी, इंडिपेंडेंट
होगी तो वो अपना स्टैंड खुद से ले सकती है, वो उसकी एक रेस्पेक्ट भी बनेगी सोसाइटी में, उसको 10 लोग पूछेंगे। कोई भी इंसान होता है, अगर अच्छा काम करता है तो उसको 10 लोग पूछने वाले होते हैं। तो अगर यही एक लड़की में अगर एक जज्बा है करने का तो वो क्यों नहीं कर सकती है। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, और अगर वो बाहर जाके पढ़ना चाहती है तो ज़रूर उनको बाहर भेजिए, क्योंकि बाहर मैं खुद एक शिकोहाबाद जैसे एक स्मॉल टाउन से हूँ। मैं स्मॉल टाउन नाम नहीं देना चाहूँगी, एक अच्छे शहर से हूँ। अब मैं बड़े शहर में जाके पढ़ रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिले, खुद में चेंजेस देखने को मिले। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 27 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। लेकिन इन सब के बीच कुछ अच्छी खबर भी सामने आ रही है। लोग इस खतरनाक वायरस को मात देकर वापस लौट रहे हैं। केरल के 103 साल के एक वृद्ध ने कोविड-19 को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली है। मंगलवार को उन्हें एर्नाकुलम के कलामासेरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से छुट्टी दी गई। दरअसल केरल में अलुवा के 103 साल के फरीद को कोविड-19 संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एर्नाकुलम के कलामासेरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बीमारी का पता लगने के महज 20 दिनों के अंदर ही फरीद ने कोरोना संक्रमण को मात दे दी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अस्पताल के कर्मचारियों की ओर से उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर विदा किया गया। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को पिछले 24 घंटों में 55,079 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 27,02,742 हो गई है। वहीं इस दौरान 876 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई है और कुल मृतकों की संख्या 51,757 के आंकड़े पर पहुंच गई है। देश में फिलहाल 6,76,900 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा देश में 19,77,780 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। और बात मौसम से जुड़ी खबरों की। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 11 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के साथ उत्तर पश्चिम भारत में 20 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इन सबके बीच CWC ने वर्षा के पूर्वानुमान के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में अगले 4 से 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा में गोदावरी और महानदी सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यहाँ सबसे अधिक प्रभावित मलकानगिरी जिला है, जहां 933 गांव जलमग्न हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी में 30 गांव और पूर्वी गोदावरी में 161 गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने मंगलवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। कर्नाटक में कृष्णा बेसिन के अधिकतर बांधों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बांधों को खोल दिया गया है, जिससे कई निचले इलाके डूब गए हैं। अगले 4 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। केरल में मंगलवार को 3 और शव बरामद होने से राज्य में भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। राजस्थान में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक जैसी प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 16 जिलों में 81.59 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 16 जिले प्रभावित हैं। यहां 838 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों में जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में असम में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। फिरोजाबाद में मंगलवार को जिंदा जलाए गए स्वर्णकार राकेश वर्मा की इलाज के दौरान आगरा में मौत हो गई। मौसेरे भाई ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर स्वर्णकार राकेश वर्मा को आग लगाई थी। गंभीर अवस्था में उन्हें फिरोजाबाद से आगरा रेफर किया गया था। बुधवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि राकेश वर्मा की थाना उत्तर के सराफा बाजार में सोने चांदी की दुकान है। मंगलवार को दोपहर तकरीबन 2:45 बजे वो अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान उनका मौसेरा भाई रोबिन आया। वो कपड़े में छुपाकर ज्वलनशील पदार्थ लाया। उसने ज्वलनशील पदार्थ राकेश वर्मा पर डालकर माचिस की तीली जलाकर फेंक दी और वहां से भाग गया। ज्वलनशील पदार्थ शरीर पर पड़ने से राकेश के कपड़ों पर आग लग गई।
आग लगते ही राकेश वर्मा बचाव के लिए चीख पुकार मचाते हुए दुकान से बाहर भागा। चीख पुकार सुनकर आसपास के दुकानदार दुकानों से बाहर आ गए। उन्होंने किसी तरह पानी डालकर आग को बुझाया। गंभीर हालत में राकेश वर्मा को सरकारी ट्रामा सेंटर ले आए। यहाँ से उसे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा सेक्टर 148 मेट्रो के विद्युत सब स्टेशन में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई हैं। बताते चलें कि सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन के पास 400 केवी के विद्युत सब स्टेशन में यह आग लगी है। यह सब स्टेशन मार्च 2018 में ऑपरेशन के लिए शुरू हुआ था। इसी विद्युत स्टेशन की बिजली से डिपो मेट्रो स्टेशन से सेक्टर 148 मेट्रो स्टेशन तक 10 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल शुरू हुआ था। बुधवार सुबह अचानक विद्युत सब स्टेशन में आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। थाना प्रभारी नॉलेज पार्क ने जानकारी दी है कि सुबह लगभग 8:30 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 148 के पास बने एनपीसीएल के बिजली घर में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। उन्होंने बताया कि फायर सर्विस की मदद से आग बुझाने का प्रयास जारी है। विद्युत सब स्टेशन में आग लगने के कारण ग्रेटर नोएडा के कई सेक्टरों और सोसाइटी में 1 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही। एनपीसीएल के जीएम सारनाथ गांगुली का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के 300 मेगावाट में से 100 मेगावाट बिजली आपूर्ति इसी सब स्टेशन से होती है। इसके अलावा नोएडा में भी इस स्टेशन से आपूर्ति की जाती है। करीब 1 घंटे इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिसे बहाल कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन के लिए भी बिजली आपूर्ति इसी सब स्टेशन से होती है। हालांकि इसके लिए दूसरा ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। इस बीच कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर है। भारत में तैयार कोरोना वैक्सीन में से एक फेज 3 ट्रायल पर पहुंच गई है और कोविड वैक्सीन को लेकर काम तेजी से चल रहा है। वहीं बाकी 2 फेज 1 और 2 में हैं। नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीन के लिए बनी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि भारत में विकसित की जा रही 3 वैक्सीन में से एक का ट्रायल जल्द ही तीसरे चरण में जाएगा। वैक्सीन को लेकर हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसकी सप्लाई चेन की भी रूपरेखा पूरी तरह तैयार है। कोरोना की वैक्सीन के लिए बनी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की सोमवार को वैक्सीन कंपनियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक में विशेषज्ञ समूह के अधिकारियों के अलावा भारतीय सीरम संस्थान, भारत बायोटेक, जायडस कैडिला, जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद के अधिकारी शामिल थे। दवा निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों ने समूह को इस समय टीके के विकास के लिए चल रहे ट्रायल की स्थिति के बारे में जानकारी दी। सरकार ने अपनी तरफ से जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी बातचीत करी है, उनसे भी जाना है कि वो किस स्टेज पे हैं और वो उनको सरकार की तरफ से किस तरह की फैसिलिटेशन की आवश्यकता है। वैक्सीन का मिशन देश का मिशन है, मानवता के लिए है और देश के लिए है और इसमें जो प्रोग्रेस आज तक हुई है वो बहुत ही रीअश्योरिंग है और पूरे ही जोर से गवर्नमेंट वाइड उसके ऊपर एफर्ट हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस हफ्ते ऑक्सफोर्ड जेनेका वैक्सीन के दूसरे फेज का ट्रायल शुरू कर रही है। इस महीने की शुरुआत में इस वैक्सीन के फेज 2 और 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी मिली थी। कोरोना महामारी को लेकर देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, तो वहीं शिक्षा पर भी बुरा असर पड़ रहा है। 6 महीने से बंद शिक्षण संस्थानों से बच्चे गायब हैं। कोरोना के चलते प्रदेश के सभी विद्यालय बंद थे, लेकिन कुछ विद्यालयों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑनलाइन का फंडा क्या है। कुछ अध्यापक वीडियो बनाकर छात्रों को भेज देते हैं, तो वहीं कुछ अध्यापक हाथ से कागज़ पर लिखते हैं, फिर उसका वीडियो बनाते हैं और जब वीडियो बन जाता है तो उसे ग्रुप बनाकर छात्र छात्राओं तक भेज देते हैं। विद्यालय द्वारा भेजे गए वीडियो पर कुछ छात्र तो ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ छात्र तो वीडियो खोलकर देखते तक नहीं हैं। जब शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया
बच्चों को गाइड करने के पहले तो हमने जोड़ा है बच्चों को व्हाट्सएप नंबर से, और उनको मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, दीक्षा वगैरह। मैं बच्चों को जोड़ रही हूँ और बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी लैंग्वेज में, जब किताबी लैंग्वेज न समझा के ऑडियो वीडियो जो बच्चों को समझ में आ रहा है, जैसा उनको समझाने का प्रयास है वो कर रही हूँ। अच्छा, बच्चे क्लास में ज़्यादा समझते हैं या ऑनलाइन? बच्चे क्लास में ज़्यादा समझते हैं। ऑनलाइन तो हम नहीं देख रहे हैं कि वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, हमने टॉपिक भेजा उस पर, तो बच्चे रिप्लाई कम कर रहे हैं। और हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर 1-2 के आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं। आप बच्चों को किस तरह सामग्री उपलब्ध कराते हैं? जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, तो केमिस्ट्री में कोई टॉपिक है, मान लीजिए बैंड थ्योरी वगैरह जो भी टॉपिक है, अब उसमें डेरिवेशन है, डेरिवेशन बुक का हार्ड हो जाता है, तो मैं अपनी लैंग्वेज में उसको कॉपी पे लिख के हैंड राइटिंग से और फिर समझा के उन लोगों को सेंड कर देती हूँ वीडियो के द्वारा। अच्छा, रिटर्न कितना आता है? लोग बच्चे कितने पूछते हैं आपसे? कोई क्वेश्चन आंसर मेरे करता में होगा? 12th में 70 बच्चे ऐड है, उसमें से मुश्किल से 5 या 10% ही रिप्लाई आ रहा है, इसके बाद कोई रिप्लाई बच्चा नहीं दे रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा हैं, क्योंकि विद्यालय द्वारा जो ग्रुप बनाया जाता है उसमें छात्राओं के मोबाइल नंबर शामिल किए जाते हैं। ऐसे में कुछ छात्राएं ऐसी होती हैं जो मोबाइल नंबर न होने के कारण वो अपने भाइयों के मोबाइल नंबर ऐड करवा देती हैं। इसके बाद ग्रुप में जिन युवकों के मोबाइल नंबर जुड़ जाते हैं वो ग्रुप में लड़कियों की डीपी देखकर उन्हें कॉल करते हैं। ऐसे मामलों को लेकर छात्राएं शिक्षकों से शिकायत करती हुई देखी गई हैं। ऐसे मामले आजकल अधिकांश सुनने में और देखने में आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका दूसरा विकल्प क्या हो सकता है। कभी हम लोग वीडियो बना के भी डालते हैं और कभी ऑडियो के माध्यम से और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी हम अपने रिटन वर्क के अति लघु और बहुविकल्पी क्वेश्चनों को हम खुद अपने हैंड राइटिंग में लिखकर उस पर उपलब्ध कराते हैं। ये कितना कारगर है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? कारगर तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे 25% बच्चे ही जुड़ते नज़र आ रहे हैं, और बच्चे उनको जब जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ समय पढ़ते हैं, उसके बाद वो उसे ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। आप जितनी बच्चों के साथ मेहनत करते हैं जी, आपको क्या लगता है कि उसका रिटर्न कितना आता है? उसका रिटर्न 10%। उसका रिटर्न बहुत कम आ रहा है। बच्चों को हम जितना कराते हैं बच्चे उतने, कुछ ही बच्चे काम करके देते हैं, लेकिन और कुछ बच्चे काम नहीं करते। अच्छा, ज़्यादा बच्चे आपसे क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्या समस्या आ रही है? ज़्यादा बच्चे इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं, आर्थिक उनकी परेशानी भी है, पैसे भी नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं है किसी के पास, और किसी के पास है भी उनके फादर के या भाइयों के पास, तो उनको वो समय पे नहीं मिल पा रहे हैं। किस सब्जेक्ट की आप जानकारी देते हैं? मैं सोशल साइंस की जानकारी दे रही हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मीना रानी यादव है। अभी कितने बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं? 10th में मेरे 60 बच्चे जुड़े हुए हैं और 9th में करीब 51 बच्चे जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर के खुर्जा में अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष नमन पंडित का हवाई फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। हवाई फायरिंग के इस वीडियो के साथ नमन पंडित ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ब्राह्मणों को बीमे की नहीं हथियार की आवश्यकता है, जिससे वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। नमन पंडित ने कहीं तलवार तो कहीं हाथ में फरसा और बंदूक लेकर अपने साथियों के साथ कई फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। फ़ोटो और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज करते हुए वायरल वीडियो में दिख रहे युवक की तलाश में जुटी हुई है। देखिए, जैसा कि बताया जा रहा है, ये नमन पंडित नाम का एक युवक है जो खुर्जा नगर का निवासी है। वो एक वीडियो है उसमें फायरिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो कब का है, किस स्थान का है, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और पुलिस संबंधित युवक की तलाश कर रही है, तथ्यों की जानकारी कर रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष दिनेश गुणवर्धना को फिर से विदेश मंत्री के पद पर नियुक्त किए जाने को लेकर बधाई दी है। जयशंकर ने ट्वीट किया कि अपनी साझेदारी को काफी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके साथ करीबी रूप से काम करने को लेकर आशान्वित हैं।
विश्व भर की संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन आज से शुरू होगा। 2 दिन तक चलने वाले वर्चुअल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आईपीयू के अध्यक्ष गैब्रिएला बेरोन, ऑस्ट्रियन नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष वोल्फगैंग सोबोटका और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस संबोधित करेंगे। अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व की भूमिका के विषय के तहत ऑस्ट्रिया और संयुक्त राष्ट्र की संसद मिलकर इस सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं, जिसका मकसद दुनिया में शांति और सतत विकास प्रदान करना है। आयोजकों का मानना है कि ये सम्मेलन वैश्विक शासन के संसदीय आयाम को और मजबूत करेगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस साल मार्च से जून के दौरान कृषि वस्तुओं का निर्यात 2019 में इसी अवधि की तुलना में 23.24% बढ़ा है। मंत्रालय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी भारत ने विश्व खाद्य आपूर्ति में बाधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्यात करना जारी रखा। मंत्रालय के मुताबिक कृषि क्षेत्र और उत्पादन में वृद्धि के कारण निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया में निर्माण उपकरणों का विनिर्माण केंद्र बनाना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्माण उपकरण, प्रौद्योगिकी घटक और एग्रीगेट्स पर CII की वर्चुअल प्रदर्शनी नाम के वेबिनार को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयात को कम किया जाना चाहिए और विभिन्न घटकों के विनिर्माण को बढ़ाना चाहिए। आगरा के मंटोला के ढोली कार मोहल्ले में बुधवार तड़के पुराना जर्जर मकान ढह गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया गया है कि मलबे में 3 लोग दबे हो सकते हैं। इसकी सूचना पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और जेसीबी से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से ये हादसा हुआ है। बता दें कि आगरा जनपद में बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही कई मकानों को चिन्हित करके उन्हें चेतावनी जारी की गई थी। मंटोला क्षेत्र में कई पुराने और जर्जर मकान हैं। कोरोना महामारी को लेकर और आगामी त्योहारों को देखते हुए शिकवाबाद के तहसील सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नगर के सभी व्यापारिक संगठनों के अलावा मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। क्या था इसका? आज की बैठक मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के लिए की गई थी और इसमें सीओ साहब और एसडीएम साहब दोनों उपस्थित थे और बाकी तमाम और मुहर्रम और गणेश चतुर्थी वाले भी थे। व्यापार मंडल का मैं ठाकुर सुधीर सिंह बोल रहा हूँ। इसमें सभी चर्चों पर ये यदि धार्मिक दोनों चर्चों पर इसमें डिस्कस का कोई जुलूस नहीं निकलेगा किसी का भी, न गणेश चतुर्थी का न मुहर्रम का। और सभी लोगों को जनता से उनने इस किया है, सभी लोग प्रशासन और पुलिस का सहयोग दें। इसके लिए आज मीटिंग थी और थोड़ा इसी चीज़ के लिए मीटिंग को रखा गया था दोनों लोगों को, सीओ और एसडीएम साहब का। और प्रशासन और पब्लिक से भी यही उम्मीद है, प्रशासन की एक प्रार्थना थी कि भाई त्यौहार को एक घर में बैठ कर मनाएं। बैठक में मौजूद सीओ इंदु प्रभा ने सख्त लहजे में कहा कि इस बार कोई गणेश विसर्जन नहीं होगा, इसलिए घरों में मूर्ति की स्थापना न करें, क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन नई नई गाइडलाइन जारी हो रही है और इसी को देखते हुए प्रशासन भी सख्त है। हालांकि बैठक में मुस्लिम लोग भी मौजूद थे। उन्होंने मुहर्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीओ ने कहा कि इस बार ताजिए नहीं निकाले जाएंगे, जो भी कार्यक्रम है उन्हें घर परिवार में बैठकर ही मनाएं, भीड़ को इकट्ठा ना करें, पड़ोसियों को घर पर न बुलाएं, क्योंकि दिनों दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हर कोई परेशान है। क्योंकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन बाज़ार में नहीं आई है और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इस बीमारी से बचना होगा, जिससे इस बीमारी को रोका जा सके। आज शिकवाबाद तहसील के सभागार में जो आगामी त्यौहार है हमारे मुहर्रम और गणेश चतुर्दशी, उसके दृष्टिगत ये बैठक की गई थी, जिसमें सभी आयोजनकर्ताओं को सम्मिलित किया गया है और उनको जो शासन से दिशा निर्देश आ रहे हैं त्योहारों के संबंध में, उससे उनको अवगत कराया गया है कि इस वर्ष कोविड के दृष्टिगत जो संक्रमण फैल रहा है उसके दृष्टिगत कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, ना तो कोई ताजिया रखा जाएगा, ना किसी प्रकार कोई जुलूस निकाला जाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थल पे कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
इसी प्रकार जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है उस पर भी न तो कोई मूर्ति स्थापना की जाएगी सार्वजनिक रूप से, ना ही उसका विसर्जन होगा, ना ही किसी प्रकार का जुलूस निकाला जाएगा। इसके साथ साथ ही पुलिस अपनी जो त्यौहार है इनके दृष्टिगत अपनी ड्यूटियाँ लगा रही है और हम लोग लगातार प्रदर्शन लगा के जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में नगर के व्यापारियों ने बाजार खुलने को लेकर अपनी अपनी समस्याएं रखीं। इस पर उपजिलाधिकारी शिकोहाबाद देवेंद्र पाल सिंह ने कहा कि शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके हिसाब से बाजार खुलेगा। अगर शासन द्वारा कोई नई गाइडलाइन जारी होती है तो इसके बारे में भी व्यापारियों को अवगत कराया जाएगा। पुलिस कमेटी की बैठक में आगे जो मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है और बाकी हमारा गणेश चतुर्थी का भी त्यौहार आ रहा है, तो कोरोना के मद्देनज़र जो दिशा निर्देश थे और जो सुझाव थे वो इन लोगों से लेने थे। इनको निर्देशित करना था कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हम लोग बहुत ही सादगी से अपनी पूजा अर्चना और अपना जो भी दुआएं पढ़नी वो अपने घर के अंदर ही पढ़ें और बाकी कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई कार्यक्रम, कोई जुलूस या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होगी। उसी संबंध में सब लोगों को बताया गया और सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि वो लोग इसको फॉलो करेंगे और बहुत सादगी से और अपने घर के अंदर ही अपना त्यौहार मनाएंगे। कमेंट तो कर सकते हो ना प्लीज़। सिर्फ कमेंट से काम नहीं चलेगा, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।